नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव अंशराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे क्लास 11th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 कणों के निकाय तथा घूर्णन गति के बारे में, जिसमें हम तीन लेक्चर्स 6.1, 6.2 और 6.3 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 6.4 के बारे में। तो दोस्तों आज का लेक्चर जिस टॉपिक से स्टार्ट होता है उस टॉपिक का नाम है बलागुण। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि बलागुण है क्या। ना केवल इसलिए कि ये पूछा जाएगा, हो सकता है शायद ही ये पूछ लिया जाए क्योंकि इसकी डेफिनेशन जो है वो 10वीं क्लास तक आप लोग पढ़ लिए होते हैं, ठीक है, 10वीं के सिलेबस में है ये, ठीक। तो बलागुण अब आपको वैसे अलग से तो पूछेगा नहीं, बट इस पे आगे के टॉपिक डिपेंड होंगे। अगर हम इसे अच्छे से नहीं समझेंगे तो आगे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो बलागुण के बारे में आज हम लोग देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो वस्तु एक स्थान से विस्थापित होकर दूसरे स्थान पे पहुंच जाती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु रखी है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हमने उस पर पुश यानी पुशिंग का फोर्स लगाया। जब हम उस पर पुशिंग का फोर्स लगाएंगे तो वो वस्तु आगे की ओर एक पॉइंट से शिफ्ट होकर दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाएगी, ठीक है। ये तो हुआ फोर्स लगाने का इफेक्ट, ठीक है। इसका उल्टा, ठीक है, मान लीजिए हम वस्तु वहां रखी, उसको हम खींच ले पकड़ के, ठीक है, तो भी हम बल लगा रहे हैं, वो पुलिंग फोर्स होता है, ठीक है। पुशिंग फोर्स हो चाहे पुलिंग फोर्स हो, इसमें हो क्या रहा है, जब हम पुशिंग का फोर्स करते हैं, धकेल रहे होते हैं किसी वस्तु को, तो वस्तु हमसे दूर चली जाती है, एक स्थान से उठ के दूसरे स्थान पे शिफ्ट हो जाती है। उल्टा जब हम पुलिंग का फोर्स लगाते हैं, मतलब किसी वस्तु को खींचते हैं, तो वस्तु हमारी ओर शिफ्ट हो जाती है। लेकिन आप देख रहे होंगे दोस्तों, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, वस्तु एक जगह से उठकर दूसरी जगह पे पहुंच जा रही है, ठीक है। जब इस स्थिति में जो हम लोग बल लगाते हैं उसको हम लोग केवल बल बोलते हैं, सामान्य बल, ठीक है। मतलब जो हम लोग अगर केवल बल बोला जाएगा तो आप इसी प्रकार के बल से मतलब निकालेंगे। अगर बोला गया है किसी वस्तु पे बल लग रहा है, मतलब किसी वस्तु पे फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस करने की बात हो रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट करने की बात हो रही होगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि हम किसी पिंड पर बल लगाते हैं और वो बल क्या करता है, उस पिंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट नहीं करता, बल्कि उसको एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करना शुरू कर देता है, मतलब रोटेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए बोतल का ढक्कन खोलना है आपको, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपनी उंगली और अंगूठे को बोतल के ढक्कन से, मतलब अपनी उंगली और अंगूठे को लगाकर बोतल का ढक्कन पकड़ेंगे और फिर रोटेट करना शुरू करेंगे। जैसे ही आप रोटेट करते हैं तभी ढक्कन खुलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ढक्कन खोलने की बात हो रही है, तो और स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को टाइट करना हो, अगर आप किसी स्क्रू को टाइट करना चाहते हैं या इवन किसी स्क्रू को ढीला करना चाहते हैं, क्या करना होगा, आप पेचकस को पकड़ के जब आप रोटेट करेंगे तो वहां भी आप क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हो, ठीक है, रोटेट कर रहे हैं, आपके द्वारा लगाया गया बल उसको स्क्रू ड्राइवर को रोटेट कर रहा है और स्क्रू ड्राइवर स्क्रू को रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जब रोटेशन होगा तो क्या होगा, स्क्रू टाइट हो जाएगा, स्क्रू ढीला हो जाएगा, जो हमें करना है वो हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल हैं, जब हम दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोलने में भी यही होता है, ठीक है। दरवाजा एक साइड से क्या होता है दोस्तों, एक साइड से दरवाजा हमारा फिक्स होता है। अगर आपको दरवाजा खोलना है तो आप इधर से हैंडल को पकड़ेंगे और ऐसे खींचेंगे, दरवाजा खुल जाएगा, ठीक है। फिर दरवाजा बंद करना है तो आप इसी हैंडल को पकड़ के पुशिंग का फोर्स लगाएंगे, दरवाजा बंद हो जाएगा। इस साइड से तो दरवाजा फिक्स है, केवल रोटेट कर रहा है ये, ठीक है। तो जब भी क्या होगा, जब भी आपके द्वारा लगाया गया बल किसी पिंड को किसी स्थिर अक्ष के परितार रोटेट करने का काम कर रहा होगा, तो इस प्रकार जो बल लगा रहे होंगे हम लोग, उस बल को बोलेंगे बलागुण, ठीक है। मतलब हम लोग इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं कि बल द्वारा किसी पिंड को किसी स्थिर अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, बलागुण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी डेफिनेशन को, इसी परिभाषा को हम लोग एक दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि किसी पिंड पर कार्य करने वाला बलागुण या किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल की वह प्रवृत्ति, किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल की वह प्रवृत्ति जो पिंड को किसी स्थिर अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखती है, उसे बोलते हैं बलागुण, ठीक। या फिर इसे ऐसे बोल सकते हैं कि बल द्वारा किसी पिंड को किसी स्थिर अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, बलागुण बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब दोस्तों देखते हैं बलागुण को प्रदर्शित किससे करते हैं। बलागुण को हम लोग प्रदर्शित करते हैं टाउ से। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे टाउ, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे टाउ। टाउ बराबर कितना होता है दोस्तों, टाउ बराबर होता है R क्रॉस F, ठीक है, R क्रॉस F। अच्छा, अब देखिए जब R क्या है, R है
बल की क्रिया रेखा और घूर्णन अक्ष के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है बल की क्रिया रेखा। तो बल की क्रिया रेखा है क्या, देखिए अगर जिस भी पॉइंट पर बल लग रहा हो, किसी भी पिंड के जिस भी बिंदु पर बल लग रहा हो, उसी बिंदु से बल की दिशा में एक रेखा खींच लीजिए, वही हो जाएगी हमारी बल की क्रिया रेखा। फॉर एग्जाम्पल देखिए पिंड के इस वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट है ना, पिंड के इस वाले पॉइंट पर क्या है, एक बल लग रहा है, ये है वो बल। ठीक है, तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने इस बल, जिस पिंड पर बल लग रहा है उसी पिंड से बल की दिशा में एक रेखा खींच ली, चाहे आगे की ओर खींच लीजिए, चाहे डॉटेड लाइन से पीछे की ओर बढ़ा लीजिए, ये चाहे जिस भी पिंड के जिस बिंदु पर बल लग रहा है उस बिंदु पर बल की दिशा में रेखा खींची, चाहे आगे चाहे पीछे, वही क्या कहलाती है, वही कहलाती है बल की क्रिया रेखा। तो घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की जो न्यूनतम दूरी है या लंबवत दूरी है, ठीक है, उसी को हम लोग आर बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आर क्रॉस एफ, और देखिए आर वेक्टर है क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक, और एफ क्या है, एफ भी एक वेक्टर है क्योंकि एफ फोर्स है। ठीक है, ओके, और जब दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो जो मिलेगा वो भी क्या होगा, डेफिनेटली एक वेक्टर होगा। तो टाउ का मान जो होता है वेक्टर टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, ओके, अब हम लोग बात करेंगे मात्रक विमा की। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखेंगे ये कौन सी राशि है, दो वेक्टर का क्रॉस कर रहे हैं इसलिए जो आएगा वो एक सदिश राशि होगी। ठीक है, तो ये एक सदिश राशि है। ठीक, ओके, इसका मात्रक देखते हैं, मात्रक क्या होगा दोस्तों, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक निकालना है। तो देखिए बल का मात्रक नहीं समझ में आ रहा है तो इधर देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आर क्या है दोस्तों, दूरी है ना, तो मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, एमकेएस में दूरी का मात्रक मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, ये हाइफन है, माइनस नहीं समझेंगे इसे। ठीक है, आप इसको इंटू क्रॉस भी लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे लिखा ऐसे ही जाता है। ठीक, तो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, तो ये टाउ का मात्रक हो गया, और न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, और इसका विमा देख लेते हैं इसकी। ठीक है, तो इसकी विमा निकालनी है। अब जैसे विमा नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, एफ की विमा क्या होती है, एफ की विमा होती है MLT-2, ये हो गई एफ की विमा मानी बल की विमा। ठीक है, और ये दूरी है, दूरी मतलब लेंथ L, इसको जरा कंबाइन कर लीजिए, कितना आएगा ML2T-2। ठीक है, ये तो हो गई विमा, किसकी विमा, बलाघूर्ण की विमा हो गई, ये हो गई ML2T-2। और यहां से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे न्यूटन इंटू मीटर किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक भी न्यूटन इंटू मीटर ही होता है। ठीक है, और कार्य की विमा भी ML2T-2 होती है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई बलाघूर्ण की। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे की बात करेंगे। तो अब इसी टॉपिक से जुड़े कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर सपोज करिए, मैंने बोला था ना कि दरवाजे को खोलने में भी हम बल नहीं लगाते बल्कि बलाघूर्ण लगाते हैं, क्योंकि दरवाजा एक सतह पे फिक्स होता है, हम बल लगा के केवल उसको रोटेट करके खोल या बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो दरवाजे को खोलने के लिए हम बलाघूर्ण लगाते हैं, और जिस साइड से हमारी हैंडल होती है हम हैंडल को पकड़ के खींचते हैं या हैंडल को पकड़ के बंद कर देते हैं दरवाजा। अगर वो हैंडल हमारे उस पोर्शन की ओर लगा हो, उस पोर्शन की ओर शिफ्टेड हो जिधर से दरवाजा फिक्स है। ठीक है, दरवाजा एक साइड से फिक्स होता है, अगर उसी साइड के पास हैंडल लगा देंगे तो आपको दरवाजा खोलने के लिए या दरवाजा बंद करने में ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, आपकी ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी दरवाजे को खोलने के लिए उसको एक निश्चित बल आघूर्ण की जरूरत होती है। ठीक है, किसी भी दरवाजे को खोलने के लिए एक निश्चित बल आघूर्ण की जरूरत होती है, यानी कि दरवाजे को अगर खोलना है तो टाउ का मान एक फिक्स होता है, वही होना चाहिए। ठीक है, वो अलग अलग दरवाजे के लिए अलग अलग होगा। अगर दरवाजा लकड़ी का है तो टाउ कम चाहिए होगा, यानी कम बल आघूर्ण चाहिए होगा। अगर दरवाजा सॉलिड आयरन का है तो आपको ज्यादा टाउ यानी कि ज्यादा बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर तो बात कर रहे थे मैम दरवाजे की, अगर दरवाजे को खोलना है बंद करना है तो एक निश्चित मात्रा में बल आघूर्ण अप्लाई करना होगा। ठीक है, और आर क्या होता है, आर होता है घूर्णन अक्ष से जिस बिंदु पर बल लग रहा है उसके बीच की न्यूनतम या लंबवत दूरी। ठीक है, तो अगर हत्था जो है वो जॉइंट्स के पास लगा होगा तो घूर्णन अक्ष, जॉइंट्स पे जो घूर्णन अक्ष है, घूर्णन अक्ष से
हैंडल के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, आर की वैल्यू कम हो गई, लेकिन टाउ तो हमें उतना ही चाहिए ना, टाउ जितना पहले लगा रहे थे टाउ अभी भी उतना ही चाहिए, आर की वैल्यू कम हो गई तो जाहिर सी बात है एफ की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, इसका मतलब ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तभी दरवाजा खुलेगा या दरवाजा बंद होगा। तो ये तो रहा इन चीजों का अंतर। ओके, चलिए अभी क्या बात करें हम लोग, अच्छा इतना समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए तो ये तो इसका एग्जांपल हो गया। कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, ठीक है, उनको देखिए उनके पास एक चौक होती है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं वो साइड में हत्था लगा के उसको ऐसे ऐसे घुमा के और फिर उसको छोड़ देते हैं। जब वो काफी अच्छे से रोटेट होने लगता है, ठीक है, तो वो अपना बर्तन बनाते अपना काम करते हैं। खैर अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। जब कुम्हार चौक को घुमाते हैं तो वो जो हत्था लगा के घुमाते हैं ना, वो हत्था जो होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि घूर्णन अक्ष से काफी दूरी पर लगाते हैं ताकि उनको कम फोर्स अप्लाई करना पड़े। आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वही बात है कि पहिए को भी उसकी अक्ष के परितः घुमाने के लिए टाउ का एक निश्चित मान चाहिए। अगर आर कम कर देंगे यानी कि जिस पॉइंट पे आप प्रेशर लगा रहे हो और घूर्णन अक्ष और बिंदु जिस बिंदु पर बल लग रहा है उनके बीच की दूरी अगर आर कम हो जाएगी तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो अपने डेली लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस हो गए, कुछ एग्जांपल्स हो गए जो कि बल आघूर्ण को प्रूव करते हैं, उसको समझाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों अपने अगले टॉपिक के बारे में। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पिंड की गतियां। देखिए पिंड की गतियां का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ना है। हम ये तो समझ चुके हैं कि भाई निकाय क्या होता है, पिंड क्या है, ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना एक समूह, वही पिंड या निकाय है। उसी पे हम सारी अपनी स्टडीज करेंगे इस चैप्टर में खास तौर से, ठीक है। ओके, तो अब बात होती है इसकी गतियां की। देखिए दोस्तों, गति तो वैसे कई प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन वैसे हम लोग केवल 3 प्रकार की बात करेंगे, ठीक है। एक स्थानांतरी गति, दूसरी घूर्णन गति और तीसरी होती है कंपनिक गति यानी कि वाइब्रेशनल मोशन। लेकिन अभी हम लोग कंपनिक गति यानी वाइब्रेशनल मोशन के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा अभी पर्पस नहीं है। अभी हम लोग केवल 2 प्रकार की गतियां पढ़ेंगे, कौन कौन सी, स्थानांतरी गति और घूर्णन गति, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रकार की गतियां हैं, कौन कौन सी, स्थानांतरी गति और घूर्णन गति, ठीक है। अब हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे स्थानांतरी गति क्या है और घूर्णन गति क्या है, ठीक। ओके, देखिए दोस्तों, स्थानांतरी गति वही है जो मैं अभी बता रहा था, ठीक है। दोनों में अंतर समझिएगा, क्योंकि अगर अंतर समझेंगे तो दोनों को डिस्टिंग्विश करने में काफी आसानी होगी, वरना कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले तो समझेंगे स्थानांतरी गति क्या है, क्या, फिर पढ़ेंगे घूर्णन गति क्या है, फिर दोनों का अंतर जरूर पढ़ेंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर है, ठीक है। ओके, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए स्थानांतरी गति में क्या होता है, कोई वस्तु है, ठीक है, वो वस्तु है, तो अब ये वस्तु है ढेर सारे कणों से मिलकर बनी होगी, ठीक है भाई। हमने क्या किया, इस पे एक बल लगाया, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड एक बल लगाया। देखिए बाईं ओर से एक बल लग रहा है, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड एक फोर्स लगाएंगे। जब हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चला जाएगा। और ये पिंड जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित हो गया है, इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी जो है वो x है, ठीक है। एक पिंड जो है वो एक स्थान से उठ के दूसरे स्थान पर चला गया, इनके बीच की दूरी कितनी है, x है। जब आप किसी पिंड पर बल लगा रहे हो और वो पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट होता है, तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, स्थानांतरी गति बोलते हैं, ठीक है। और रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः घूमना प्रारंभ कर देता है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है। तो स्थानांतरी गति की परिभाषा, घूर्णन गति की परिभाषा आपको मिल चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, इसमें अंतर क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब हम लोग स्थानांतरी गति की बात करते हैं तो हम किसी पिंड पर केवल बल लगाते हैं, हमें केवल बल लगाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। ओके, लेकिन अगर हम किसी पिंड को घूर्णन गति कराना चाहते हैं तो हमें बल आघूर्ण लगाना पड़ता है। पहला अंतर हो गया, ठीक है। तो यानी स्थानांतरी गति में बल कार्य करता है, ठीक है, और घूर्णन गति में बल आघूर्ण कार्य करता है, ठीक है। ओके, स्थानांतरी गति में क्या होता है, जब किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो पिंड के भीतर के सभी कण समान दूरी विस्थापित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए ये इसका द्रव्यमान केंद्र है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र x दूरी विस्थापित हुआ और यहाँ पे वस्तु आ गई, तो वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में द्रव्यमान केंद्र और विस्थापित अवस्था में जो द्रव्यमान केंद्र है, दोनों के बीच की दूरी x है, ठीक है। अगर आप कोई एक कण यहाँ ले लीजिए,
और ये कण जब ये पिंड शिफ्ट हो गया है यहाँ पर चला गया है तो ये कण इसका यहाँ पे आ गया, तो इन दोनों कणों के बीच की दूरी भी x है, सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो वो चीज समझने वाली यहाँ पे क्या होता है, स्थानांतरित गति में जब कोई पिंड स्थानांतरित गति करता है तो जितनी दूरी वो विस्थापित हुआ है, जितनी दूरी वो पिंड विस्थापित हुआ है उतनी ही दूरी से सभी कण विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है इसका अंतर, ठीक। अब घूर्णन गति में क्या होता है, घूर्णन गति में कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः घूमता है, ठीक है, और जब पिंड स्थिर अक्ष के परितः घूमता है तो उसके भीतर के सभी कण एक वृत्ताकार पथ पे गति करते हैं और इन सभी वृत्ताकार पथों का केंद्र उसी अक्ष पर स्थित होता है, ठीक है। अब समझिएगा घूर्णन गति की जो मैंने पहले परिभाषा दी है कि जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः घूमना प्रारंभ कर देता है तो उसे हम लोग बोलते हैं घूर्णन गति। ये परिभाषा भी चल जाएगी, गलत नहीं है, लेकिन जो अभी मैं बोलने वाला हूं ये परिभाषा ज्यादा अच्छी है, ठीक है, जो इसका सेकेंड टाइप का अंतर है, ठीक है। जो मैं अंतर अभी कंपैरिजन करा रहा था ना, तो उसमें जो रोटेशन मोशन में मैंने अभी बोला कि जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः घूमता है तो उस पिंड के भीतर के सभी कण एक वृत्ताकार पथ पे चलते हैं। यही बिल्कुल इसी लैंग्वेज में हमें दूसरी डेफिनेशन अपनी देनी है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः इस प्रकार गति करता है कि उस पिंड के भीतर के सभी कण एक वृत्ताकार पथ पे गति करते हैं तथा इन सभी वृत्ताकार पथों का केंद्र उसी अक्ष पर स्थित होता है, तब पिंड के इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं घूर्णन गति, ठीक है। ओके, तो ये तो दो अंतर हो गए। अब दोस्तों बहुत सारे अंतर है, जैसे स्थानांतरित गति में विस्थापन होता है और घूर्णन गति में कोणीय विस्थापन होता है, ठीक है। स्थानांतरित गति में वेग होता है, घूर्णन गति में कोणीय वेग होता है। स्थानांतरित गति में त्वरण उत्पन्न होता है, घूर्णन गति में कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। स्थानांतरित गति में संवेग की गणना करते हैं हम लोग और घूर्णन गति में हम लोग किसकी गणना करेंगे, कोणीय संवेग की, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जो हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये टॉपिक तो समाप्त हुआ, अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। दोस्तों अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है घूर्णन गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है। दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर का नाम ही है पिंड की घूर्णन गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो घूर्णन गति के बारे में पढ़ेंगे तो कई ऐसे शब्दों से परिचय होगा हमारा जो कि अभी तक हमने नहीं सुना था, तो बेहतर होगा कि उनका परिचय पाने से पहले उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले से ही जान ले, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जब आगे वो शब्द यूज होगा तो हमें इतना मतलब तो समझ में आए कि एक्चुअल में इनफैक्ट है क्या, ठीक है। ओके, तो इससे जुड़ी कुछ परिभाषाओं में जो पहली परिभाषा है वो है कोणीय विस्थापन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों, देखिए जब भी कोई पिंड गति करता है, घूर्णन गति करता है, ठीक है, क्योंकि ये सारी परिभाषाएं घूर्णन गति से संबंधित हैं। जब भी कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो क्या करता है, उसके भीतर के कण जो होते हैं वो एक वृत्ताकार मार्ग पर चलने लगते हैं, ठीक है। अगर हम उस पिंड के किसी एक कण की बात करें, देखिए मैंने बोला था कि हम लोग यहाँ घूर्णन गति से जुड़ी कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। पहली परिभाषा जो है वो कोणीय विस्थापन की है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि अगर स्थानांतरित गति में वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट हो रही है तो उनके बीच में जो सेपरेशन होता है, जितनी दूरी वो चली है वही उसका विस्थापन होता है, वो रेखीय विस्थापन था। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग कोणीय विस्थापन की, ठीक है। मान लीजिए जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है तो उसके भीतर के सारे पिंड एक वृत्ताकार पथ पे चलेंगे, ये तो सभी जानते हैं। मैं किसी एक कण की बात कर रहा हूं, मान लीजिए कोई एक कण है वो इस प्रकार के एक वृत्ताकार पथ पे चलता है, उसकी त्रिज्या अच्छा देखिए घूर्णन अक्ष के परितः जब कोई पिंड घूमेगा तो किसी एक कण को आप सपोज करिए, तो उस कण की घूर्णन अक्ष से जितनी दूरी होगी r, वो उतनी ही दूरी के बराबर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर चलेगा। हर एक कण अपनी घूर्णन अक्ष से दूरी जो है उसकी बराबर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पे चलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए m1 कण की घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी है, r1 है, तो m1 कण जब एक वृत्ताकार पथ पे चलेगा तो उस वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो r1 होगी। इसी प्रकार दूसरे कण जिसका द्रव्यमान m2 है उसकी अगर घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी है, r2 है, तो जब वो वृत्ताकार पथ पे चलेगा तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r2 हो जाएगी, ठीक है। वैसे मैं किसी एक कण के बारे में बात कर रहा हूं। मान लीजिए कण का कहां था, पहले वो कण जो है बिंदु A पर था, बाद में वो कण स्मॉल s दूरी विस्थापित होकर कहां पहुंच गया, बिंदु B पर पहुंच गया। अगर इस कण की त्रिज्या कितनी है, अगर इस कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, तो क्या होगा, आप देख लीजिए कि जब वो बिंदु A पर था
और जब s दूरी विस्थापित होकर बिंदु B पर पहुंच गया तो उसने मार्ग के केंद्र पर कितना कोण अंतरित किया था? उसने मार्ग के केंद्र पर थीटा कोण अंतरित किया था। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक लगाएंगे त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज दिख रहा है? OAB। हम लगाएंगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, कितना है दोस्तों? कोण है थीटा और चाप कितना है? S। ठीक है, अपॉन में त्रिज्या कितनी है? R। ठीक, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका कोणीय विस्थापन का। ठीक, इसका मात्रक देख लेते हैं। ये कैसी राशि होगी? विस्थापन सदिश राशि होती है। जब विस्थापन सदिश राशि है तो कोणीय विस्थापन भी कैसी होगी? एक प्रकार की सदिश राशि होगी। ठीक है, ओके। और मात्रक क्या होगा? मात्रक इसका देखिए, वैसे तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि S क्या है? दूरी है। R क्या है? दूरी है। जब S भी दूरी है मात्रक होगा मीटर, R भी दूरी है मात्रक होगा मीटर। मीटर बटे मीटर मतलब कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो ये मात्रकहीन। ठीक है, वैसे तो ये मात्रकहीन राशि होती है। ठीक है, लेकिन औद्योगिक स्तर पे इसका मात्रक क्या लिखते हैं हम लोग? रेडियन। ठीक है, इसका मात्रक हम लोग लिखते हैं रेडियन। ठीक है दोस्तों, वैसे तो ये मात्रकहीन राशि होती है लेकिन इसका मात्रक होता है रेडियन। ठीक, ओके। अब हम लोग बात करेंगे विमा की। बात जान लीजिए दोस्तों, अगर कोई राशि मात्रकहीन है तो उसकी विमा भी नहीं हो सकती। ठीक है, वो विमाहीन भी होगी। मात्रकहीन है तो इसकी कोई विमा भी नहीं होगी, ये है विमाहीन। क्योंकि अगर आप इसकी विमा निकालने चलेंगे तो S क्या है? वृत्ताकार पथ पे चली गई दूरी है, तो दूरी ना, मात्रक विमा क्या होगी? L। ठीक है, और R क्या है? त्रिज्या है, ये भी तो दूरी है। मात्रक विमा क्या होगी? L अपॉन L, 0। ठीक है, कुछ नहीं आएगा। तो ये तो बात हो गई विस्थापन, कोणीय विस्थापन की। ठीक है, कोणीय विस्थापन को हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं। थीटा इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या यानी S/R। ठीक, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज बता दूं। अगर मान लीजिए कि वृत्ताकार पथ पे विस्थापन कितना है? अगर वृत्ताकार पथ पे विस्थापन है डेल्टा S, ठीक है, और त्रिज्या है स्मॉल r, तो कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा? डेल्टा थीटा। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों फिजिक्स में हम लोग डेल्टा क्वांटिटी का यूज करते हैं, किसी भी क्वांटिटी, डेल्टा क्वांटिटी का यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को स्मॉल दिखाने के लिए। ठीक है, और चेंज दिखाने के लिए। अगर डेल्टा S बहुत अत्यंत सूक्ष्म दूरी, बहुत थोड़ी सी दूरी डेल्टा S से विस्थापन हुआ है तो कोणीय विस्थापन भी थोड़ा होगा। सपोज करिए, मान लीजिए ये बिंदु A से उठकर B पर ना गया होता बल्कि किसी तीसरे बिंदु C पर आ जाता। अगर ये तीसरे बिंदु C पर आ जाता तो आप खुद देखिए कोण कितना बनता? कोण केवल इतना बनता, ये वाला कोण बनता, केवल इतना कोण। ठीक है, तो काफी, जितना रेखीय विस्थापन जितना कम होगा कोणीय विस्थापन भी उतना कम होगा। ठीक है, तो अगर रेखीय विस्थापन डेल्टा S है तो कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा S/R। ठीक है, ओके दोस्तों, ये परिभाषा तो कंप्लीट हुई। अब हम लोग बात करेंगे अपने सेकंड डेफिनेशन की। अब हम लोग बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की। देखिए, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? पहले तो ये जानेंगे, जैसे रेखीय वेग होता है वैसे ही स्थानांतरी गति में, जैसे रेखीय वेग हम लोग पढ़ते हैं, घूर्णन गति में हम लोग रेखीय वेग नहीं बल्कि कोणीय वेग पढ़ेंगे। ठीक है, वहां रेखीय वेग था, यहाँ कोणीय वेग होगा। ठीक है, तो आइए जानेंगे कोणीय वेग है क्या। ठीक, अच्छा, रेखीय वेग क्या होता है? देखिए, अगर आप रेखीय वेग की परिभाषा को समझते हैं तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और बेसिक अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको बेसिक लॉजिक लगाने से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, देखिए, विस्थापन, विस्थापन मतलब रेखीय विस्थापन की बात कर रहा हूं। जब मैं केवल विस्थापन बोलूंगा तो मतलब रेखीय विस्थापन की बात हो रही है। ठीक है, तो रेखीय विस्थापन की अगर हम बात करें तो किसी भी वस्तु के विस्थापन की जो दर होती है, विस्थापन बटे समय, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। बिल्कुल वैसा, जब विस्थापन बटे समय वेग हो सकता है तो कोणीय विस्थापन बटे समय कोणीय वेग हो जाएगा। बस यही बोलना है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? घूर्णन गति करने वाली किसी वस्तु के कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर, ठीक है, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? कोणीय वेग बोलते हैं। ठीक है, कोणीय वेग को दोस्तों हम लोग किससे लिखते हैं? कोणीय वेग को हम लोग प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई पिंड है, जैसे कोई पिंड है वो घूर्णन गति कर रहा है। जब कोई पिंड घूर्णन गति करेगा, मैं उसके किसी एक कण की बात कर रहा हूं, उस पिंड के अंदर का कोई एक कण सिलेक्ट कर लीजिए। जब हम उस कण को देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि जैसे जैसे पिंड अक्ष के परितः घूम रहा है वो कण एक वृत्ताकार पथ पे चल रहा है, और ये वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या उस कण की घूर्णन अक्ष से दूरी के बराबर होगी। ठीक है,
पिंड का कोई भी कण जब वृत्ताकार पथ पे गति करेगा तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कण की घूर्णन अक्ष से दूरी r के बराबर होगी। ठीक है, मान लिया हमने ये विस्थापन कितना है, डेल्टा एस है। तो अगर विस्थापन डेल्टा एस है और यहाँ केंद्र पर कोणीय विस्थापन कितना हो रहा है, डेल्टा थीटा का हो रहा है कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग देने पर, डेल्टा टी से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी टू, यहाँ से 1/r कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। ठीक, ओके। और अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों तरफ हम लिमिट लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 1/r और ये बन जाएगा v। ठीक है, तो और ये जो बन रहा है ना डी थीटा बाई डी टी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कोणीय वेग। यही होता है हमारा कोणीय वेग ओमेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। अब अगर इसके मात्रक विमा वगैरह की बात करते हैं तो आइए देखते हैं। पहले तो देखेंगे सदिश राशि है या अदिश। भाई कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल, तो कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है, समय अदिश है, तो क्या हुआ, कोणीय विस्थापन सदिश है, समय अदिश है, तो सदिश बटे अदिश कितना आएगा, सदिश आएगा। तो ये क्या हो जाएगी, ये एक प्रकार की सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, ये सदिश राशि होगी। ठीक, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं अब हम लोग। पॉइंट नंबर 2 मतलब कि मात्रक और विमा देखनी पड़ेगी। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मात्रक हो जाएगा, देखिए अब इसका मात्रक देखना है तो कोणीय विस्थापन का मात्रक लिखेंगे और समय का मात्रक लिखेंगे। कोणीय विस्थापन का वैसे तो कोई मात्रक था ही नहीं, ठीक है, तो उसका मात्रक तो होगा ही नहीं, लेकिन समय का मात्रक तो है, क्या होगा, सेकंड। और वैसे तो इसका मात्रक नहीं होता, लेकिन औद्योगिक स्तर पे हम लोग क्या लिखते हैं, रेडियन लिखते हैं। तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन। रेडियन किसके लिए आ रहा है, कोणीय विस्थापन का मात्रक हो गया, अपॉन में समय का मात्रक सेकंड, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करेंगे विमा के बारे में, तो आइए देखते हैं विमा क्या है इसकी। विमा क्या हो जाएगी दोस्तों, विमा हो जाएगी भाई कोणीय विस्थापन की कोई विमा होती नहीं है, अपॉन में समय की विमा कितनी है, टी हो जाएगी, और ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स। वैसे इसको 3 टर्म्स में लिखते हैं, एम, एल और टी के टर्म्स में लिखेंगे, तो एम नहीं आ रहा है तो एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी रेज़ टू द पावर -1। ठीक है, ओके। चलिए भाई, इतनी बात हो गई, कोणीय विस्थापन हो गया, कोणीय वेग हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अपने थर्ड डेफिनेशन के बारे में। दोस्तों हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है, हमारी अगली परिभाषा जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है कोणीय त्वरण, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है, रेखीय त्वरण क्या होता है, रेखीय त्वरण का मतलब होता है रेखीय वेग परिवर्तन की दर, यानी रेखीय वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, वैसे ही कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा, बस वेग की जगह पे कौन आ जाएगा, कोणीय वेग आ जाएगा। तो घूर्णन गति करने वाली किसी भी पिंड के कोणीय वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, कोणीय त्वरण बोलते हैं। जैसे रेखीय गति में क्या होता है, रेखीय गति करने वाली किसी वस्तु के रेखीय वेग में परिवर्तन की दर को रेखीय त्वरण कहते हैं, वैसे ही घूर्णन गति करने वाली किसी पिंड के वेग में, गति करने वाली किसी पिंड के वेग में मतलब घूर्णन गति करने वाली किसी पिंड के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, कोणीय त्वरण बोलते हैं। ठीक है, कोणीय त्वरण को हम लोग लिखते हैं अल्फा से, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, जहां ओमेगा क्या है, ओमेगा है पिंड का कोणीय वेग। ओके, अल्फा, यही ये जो अल्फा है इसी को हम लोग बोलते हैं कोणीय त्वरण। ठीक, ओके। अब यहाँ पे तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे रेखीय त्वरण की परिभाषा बनाई थी कि रेखीय गति करने वाली किसी वस्तु के रेखीय वेग परिवर्तन की दर को रेखीय त्वरण कहते हैं, वैसे ही घूर्णन गति करने वाली किसी वस्तु के कोणीय वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, कोणीय त्वरण बोलते हैं, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए भाई, त्वरण मैंने बोला था ये क्या है, ये कोणीय त्वरण है। त्वरण चाहे किसी भी रूप में हो, बस वो अगर त्वरण है तो त्वरण कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। तो ये कैसी हो जाएगी दोस्तों, ये एक प्रकार की सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, की सदिश राशि हो जाएगी। सेकंड क्या है, सेकंड है मात्रक, और थर्ड पे हम लोग बात करेंगे विमा के बारे में। तो मात्रक देखिए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मात्रक हो जाएगा ओमेगा बाई टी। ठीक है, ओमेगा का मात्रक क्या आया था, ओमेगा का मात्रक आया था रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो
अगर हमें अल्फा निकालना है तो ओमेगा का मात्रक रखेंगे। ओमेगा का मात्रक कितना है? ओमेगा का मात्रक हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। रेडियन की स्पेलिंग पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, RED लिख दीजिए बस, बहुत है। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड अपॉन में ये तो ओमेगा की यूनिट हो गई। रेडियन पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? ओमेगा की यूनिट होती है। और टी किसकी यूनिट होती है? टी की यूनिट क्या है? टी की यूनिट है सेकंड। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा? अल्फा की यूनिट आ जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो यहां मात्रक क्या हो जाएगा इसका? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों विमा की। विमा, ठीक है, तो विमा कैसे निकालेंगे भाई? ओमेगा की विमा को ऊपर रखिए और टाइम की विमा यानी टाइम की डायमेंशन को नीचे रखिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। लेकिन ओमेगा की कोई डायमेंशन होती ही नहीं है। ओमेगा कह रहा हूं, हाँ, ओमेगा की डायमेंशन कितनी होती है? टी रेज़ टू द पावर -1 और अपॉन में क्या हो जाएगी? टाइम की डायमेंशन हो जाएगी टी। तो देखिए ऊपर रखेंगे ओमेगा की डायमेंशन, ओमेगा की डायमेंशन है T-1 और अपॉन में यहाँ पे टी, टाइम की डायमेंशन कितनी होती है? टी। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा? ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा t की पावर -2। ठीक है, और यहाँ पे m0 l0। ठीक, इसको ऐसे mlt के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो विमा कितनी हो जाएगी इसकी हो जाएगी, विमा हो जाएगी m0 l0 और t रेज़ टू द पावर -2। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों परिभाषाएं, कोणीय घूर्णन गति से जुड़ी कुछ परिभाषाएं। तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। दोस्तों आज के लेक्चर से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक कीजिए। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।